वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्पकालीन लागत वक्रों के बारे में। तो अल्पकालीन लागत वक्र क्या है, इसको जानने से पहले हम ये जान लें कि लागतें क्या होती तथा कितने प्रकार की होती है। तो संक्षेप में हम देखें कि लागत अर्थात उत्पादन के साधनों को जो पारितोषिक दिया जाता है वह किसी वस्तु के उत्पादन की लागत होती है। तो ये लागतें दो तरह की होती हैं, एक लागत होती है स्थिर लागत तथा दूसरी लागत होती है परिवर्ती लागत। तो स्थिर लागत हम किन्हें कहेंगे? उत्पादन के जो स्थिर साधन हैं जैसे कि भूमि भवन का किराया, मशीनरी आदि पर होने वाला व्यय, ये चूंकि एक ही बात होता है तथा इसके पश्चात हमें इन पर व्यय नहीं करना होता है, इसलिए हम इनको कहते हैं उत्पादन के स्थिर साधन। इन पर जो लागत आती है उन्हें हम स्थिर लागत कहते हैं। अब दूसरी जो परिवर्ती लागतें होती हैं, परिवर्ती लागतें के उत्पादन के जो परिवर्ती साधन हैं उनको जो पारितोषिक दिया जाता है या जो पारिश्रमिक दिया जाता है उस पर आने वाला जो व्यय है वह कहलाता है परिवर्ती लागत। ये मुख्य रूप से कच्चे माल तथा श्रमिकों पर होने वाला व्यय यानी मजदूरी के रूप में होने वाला व्यय इसमें शामिल होता है। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अल्पकाल में जो लागत वक्र होते हैं उनकी आकृति कैसी होती है। तो यहाँ पर हमें अल्पकाल भी समझना जरूरी है। हमने अपने एक वीडियो में अल्पकाल तथा दीर्घकाल को विस्तार से परिभाषित किया है। यहाँ संक्षेप में आप देख लें, अल्पकाल माने इतना थोड़ा समय जिसमें कि हम उत्पादन के स्थिर साधनों में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी अल्पकाल में हमको केवल परिवर्ती साधन पर होने वाला व्यय ही वहन करना होता है। और दीर्घकाल यानी इतना अधिक समय जिसमें कि हम उत्पादन के स्थिर साधनों में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अल्पकालीन लागत वक्रों के बारे में। तो ये पहला जो रेखाचित्र है इसमें आप देखें कि इसमें हमने y अक्ष पर लागत को लिया है तथा x अक्ष पर निर्गत को लिया है। यहाँ पर आप देखें कि जो स्थिर साधनों पर होने वाला व्यय है, स्थिर साधनों पर होने वाला व्यय अर्थात कुल स्थिर लागत वक्र जो है ये कैसा है? आधार रेखा के समानांतर है। आधार रेखा के समानांतर क्यों है? क्योंकि अल्पकाल में हमको स्थिर साधनों पर कुछ भी व्यय नहीं करना होता है, यानी यह जो व्यय है ये उत्पादन में वृद्धि के साथ में बढ़ता नहीं है, इसलिए कुल स्थिर लागत वक्र जो होता है वह कैसा होता है? आधार रेखा के समानांतर होता है। यहाँ पर आप देखिए कि जो कुल लागत वक्र तथा कुल परिवर्ती लागत वक्र जो है ये दोनों अलग अलग बिंदुओं से प्रारंभ हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि जो कुल परिवर्ती लागत है यह शून्य बिंदु से प्रारंभ हो रहा है तथा कुल लागत वक्र जो है वह C1 यानी जो कुल स्थिर लागत है उसके ऊपर से प्रारंभ हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप उत्पादन प्रारंभ करते हो तो उत्पादन के प्रारंभिक बिंदु पर हमारी जो परिवर्ती लागतें होती हैं ये शून्य होती हैं, इसलिए परिवर्ती लागतें यहाँ शून्य से प्रारंभ हो रही हैं, यानी उत्पादन शून्य होने पर हमारी परिवर्ती लागतें भी शून्य हो जाती हैं। तो ये आप देखें कि जैसे जैसे हम उत्पादन में वृद्धि करते जाते हैं, हम जैसे जैसे दाईं तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब हम निर्गत की मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं यानी उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं, तो हमारे जो परिवर्ती लागत है ये बढ़ती चली जाती है। और ये आप देख रहे हैं इस तरह से, यानी कुछ समय तक ये कम तेजी से बढ़ती है तथा एक समय के बाद में ये अधिक तेजी से बढ़ने लगती है। अब जो कुल लागत वक्र है, कुल लागत में चूंकि परिवर्ती लागतें भी शामिल हैं और स्थिर लागत भी शामिल है, इसलिए हमारा जो कुल लागत वक्र है ये कहां से प्रारंभ होता है? कुल स्थिर लागत यानी C1 से स्टार्ट होता है। यानी अगर आप उत्पादन शून्य भी कर रहे हो, यानी आप बिल्कुल भी उत्पादन नहीं कर रहे हो, तब भी आपको स्थिर लागतों को वहन करना होता है। तो ये यहाँ से देखिए कि ये C1 से प्रारंभ होता है। तो जैसे जैसे आप निर्गत की मात्रा बढ़ाते जाएंगे कुल लागतें भी बढ़ती चली जाती हैं और कुल लागत वक्र जो है कुल परिवर्ती लागत के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि आपकी कुल परिवर्ती लागतों में कुल स्थिर लागत शामिल है, इसलिए आपका जो कुल लागत वक्र है ये कैसा है? ये कुल परिवर्ती वक्र के ऊपर है। तो यहाँ पर आप देखें कि निर्गत की Q1 मात्रा पर, निर्गत की Q1 मात्रा पर आप देखें कि कुल स्थिर लागत C1 है तथा कुल जो परिवर्ती लागत है वह C2 है तथा कुल लागत जो है वह C3 है। तो C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, यानी जो कुल लागत है यह कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्ती लागत का योग होता है।
और लागत वक्र कैसे होते हैं, ये निर्गत की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं औसत लागतों के बारे में, यानी अल्पकाल में जो औसत लागतें होती हैं, मतलब औसत स्थिर लागत तथा औसत परिवर्ती लागत, ये वक्र कैसे होते हैं। तो प्रारंभ में जब आप उत्पादन शुरू करते हो तो आपकी जो स्थिर लागतें होती हैं ये बहुत अधिक होती हैं, यानी औसत स्थिर लागतें जो होती हैं ये बहुत ज्यादा होती हैं, यानी बाजार की जो प्रचलित कीमत है उससे भी अधिक होती है। बाजार में जो बाजार मूल्य प्रचलित होता है उससे भी हमारी स्थिर लागतें अधिक होती हैं। तो औसत जब आप उत्पादन प्रारंभ करें, यहाँ देखिए ये लागत आपकी उच्चतम है, बहुत अधिक लागत है। जैसे जैसे आप निर्गत की मात्रा में वृद्धि करते जाते हो, यानी उत्पादन बढ़ाते जाते हो, तो औसत परिवर्ती लागत तथा औसत स्थिर लागत ये दोनों ही कम होते हैं निर्गत की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ। और आप यहाँ पर देखें कि जो औसत स्थिर लागत है ये निर्गत की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ कम होती चली जाती है, शून्य की तरफ जाने लगती है। अल्पकाल में औसत स्थिर लागतें उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ लगातार कम होती हैं और शून्य की ओर अग्रसर होती हैं। लेकिन जो औसत परिवर्ती लागत है ये उत्पादन में वृद्धि के साथ एक बिंदु तक लगातार कम होती हैं, लेकिन एक निश्चित बिंदु के बाद औसत परिवर्ती लागतों में भी वृद्धि होने लगती है। इसलिए जो औसत परिवर्ती लागत वक्र होते हैं ये कैसे होते हैं, यू आकार के होते हैं। तो यहाँ पर जो आप पढ़ते हो कि लागत वक्र यू आकार के क्यों होते हैं, तो सभी प्रकार के लागत वक्र यू आकार के नहीं होते, यानी कुल लागत वक्र जो होते हैं वह यू आकार के नहीं होते। औसत परिवर्ती लागत तथा सीमांत लागत वक्र ही यू आकार के होते हैं। तो आइए अब हम अगले रेखा चित्र में देखते हैं कि किस तरह से औसत परिवर्ती लागत तथा अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार के होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि उत्पादन जब हम प्रारंभ करते हैं तो औसत परिवर्ती लागत तथा औसत स्थिर लागत दोनों ही लगातार कम होती हैं, लेकिन हमारे जो औसत स्थिर लागत जो होती है ये अधिक तेजी से कम होती है तथा शून्य की ओर अग्रसर होती है। लेकिन औसत परिवर्ती लागत एक बिंदु तक कम होते हैं, उसके पश्चात ये बढ़ने लगते हैं, इसलिए औसत परिवर्ती लागत वक्र यू आकार का होता है। अब जो तीसरा रेखा चित्र है इसमें आप देखें, यहाँ पर भी हमने y अक्ष पर लागत को लिया तथा x अक्ष पर निर्गत की मात्रा को लिया है। यहाँ पर आप देखिए कि ये बिंदु है उत्पादन का प्रारंभिक बिंदु है, इस उत्पादन के प्रारंभिक बिंदु पर औसत परिवर्ती लागत तथा अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र ये दोनों एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं, क्योंकि उत्पादन के प्रारंभिक बिंदु पर जो आपकी सीमांत लागत होती है वही औसत परिवर्ती लागत भी होती है। अब जैसे जैसे आप निर्गत की मात्रा बढ़ाते जाएंगे मतलब हम जैसे जैसे दाईं तरफ जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि औसत परिवर्ती लागत भी कम हो रही है और सीमांत लागत भी कम हो रही है। लेकिन सीमांत लागत जो होती है ये अधिक तेजी से कम होती है, यानी ज्यादा नीचे चली जाती है, लेकिन औसत परिवर्ती लागत उससे ऊपर रहती है, यानी औसत परिवर्ती लागत सीमांत लागत से अधिक रहती है। अब यहाँ पर आप देखें इस बिंदु के बाद ये सीमांत लागत वक्र का न्यूनतम बिंदु है, मतलब यहाँ पर सीमांत लागत जो है कैसी है, न्यूनतम है। इस बिंदु के बाद फिर सीमांत लागत बढ़ने लगती है तथा ये औसत परिवर्ती लागत को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटती है। यहाँ पर आप देखें कि औसत परिवर्ती लागत का न्यूनतम बिंदु है बी, इस बिंदु बी को काटती हुई ये सीमांत लागत वक्र जो है ऊपर की तरफ जाने लगती है, यानी उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ सीमांत लागतों में भी वृद्धि होने लगती है। तो सीमांत लागत वक्र भी यू आकार के होते हैं तथा औसत परिवर्ती लागत भी यू आकार के होते हैं। अब यहाँ पर जो तीसरा वक्र है ये है अल्पकालीन औसत लागत। तो अल्पकालीन औसत लागत चूंकि इसमें आपकी परिवर्ती लागतें भी शामिल है तथा स्थिर लागतें भी शामिल है, इसलिए जो अल्पकालीन औसत लागत वक्र होता है ये परिवर्ती लागत तथा सीमांत लागत की तुलना में अधिक होता है तथा यह भी एक बिंदु पर आकर के न्यूनतम हो जाता है, उसके पश्चात औसत लागत बढ़ने लगती है। तो इसका जो न्यूनतम बिंदु है यानी अल्पकालीन औसत लागत का जो न्यूनतम बिंदु
है, इस बिंदु को काटते हुए सीमांत लागत वक्र ऊपर की ओर जाता है। यानी बिंदु सी के बाद औसत लागत से भी सीमांत लागत अधिक हो जाती है। और यहाँ पर आप देखें कि बिंदु बी के बाद जो आपकी सीमांत लागत है वह औसत परिवर्ती लागत से अधिक हो जाती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आपने इसमें जाना कि सभी लागत वक्र जो होते हैं वो यू आकार के नहीं होते, केवल औसत परिवर्ती लागत तथा सीमांत लागत वक्र ही यू आकार के होते हैं। आज के इस वीडियो में आपने अल्पकालीन लागत वक्रों के बारे में जाना तथा इनकी आकृति कैसी होती है इसको जाना। अपने आगामी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दीर्घकालीन लागत वक्र की आकृति किस प्रकार की होती है। आज के इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद तथा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सहपाठियों से इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार इकोनॉमिक्स तथा अन्य विषयों से संबंधित वीडियो मिलते रहें। अपने आगामी वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।